Yes, good morning, students. Please raise your hands if my voice is clear and video is clear. ओके हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल को और एक्सियल लाइन पर किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं जो किसके थ्रू क्रिएट हुई होगी, जो डायपोल के चार्जेस के थ्रू क्रिएट हुई होगी। तो डायपोल के जो चार्जेस हैं, डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाता है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाता है और ये जो सिस्टम होता है इसको डायपोल बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं Q इंटू 2A से, मतलब कि डायपोल की जो लेंथ है वो मेजर की जाती है -Q से +Q की तरफ। डायपोल की जो लेंथ है वो उनके दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो -Q से +Q की तरफ मेजर की जाती है, इसीलिए डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लिखी जाती है -Q टू +Q। इट्स जस्ट एक कन्वेंशन, ये एक कन्वेंशन है। और डायपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं? Q इंटू 2A को बोलते हैं। और इसकी मैंने आपको एक डेफिनेशन और बताई थी कि जब हम किसी डायपोल को ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इस पर कुछ फोर्सेज लगाएगा, जैसे ये +Q है तो प्लस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये नीचे वाला -Q है तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो कपल ऑफ फोर्स बनेगा, टॉर्क बनेगा, टॉर्क के कारण ये ऐसा रोटेट करेगा। तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? रोटेशन दिखाएगा, रोटेट करेगा। और डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उस पर टॉर्क लग रहा होगा। तो जब डायपोल को ऐसा रखा जाता है परपेंडिकुलर, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और डायपोल को ऐसा परपेंडिकुलर रखा हुआ है इसके, तो उस समय पर ये जितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 1 न्यूटन पर कूलम। ये 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसमें इस डायपोल को यहाँ पर रखा हुआ है। इस समय ये जितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसी को डायपोल मूवमेंट बोला जाता है। इस समय पर ये जितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और ऐसा रोटेट करेगा, इसी को क्या बोला जाता है? डायपोल मूवमेंट। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी। ओके, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि एक डायपोल की एक्सियल लाइन पर, मतलब कि उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण से क्रिएट होगा? क्योंकि डायपोल के अंदर दो चार्जेस है, एक -Q चार्ज है, दूसरा +Q चार्ज है। तो ये दोनों चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा एक पॉइंट पर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो -Q के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, +Q के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर सम कर दिया था और वेक्टर सम करने से हमें पता लग गया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल की एक्सियल लाइन पर या उसके एक्सिस पर। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the at a point on the equatorial line of electric dipole, on the equatorial line of electric dipole। इक्वेटोरियल लाइन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ऐसी लाइन जो कहां से पास होगी? जो किसी डायपोल के सेंटर से पास होगी और उसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको इक्वेटोरियल लाइन। तो इस तरह से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम से रिलेटेड हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चार्जेस लेंगे, मैंने आपको ये बात फिक्स कर दी थी कि हम लोग ये वाला जो चार्ज है वो हमेशा -Q लेंगे। दिस चार्ज, जो लेफ्ट साइड में चार्ज रखेंगे दैट इज ऑलवेज -Q, इसको हमेशा हम -Q लिखने वाले हैं। और ये एक्सियल लाइन है और यहाँ पर ये दूसरा चार्ज रखा गया, दिस चार्ज इज +Q, सो दिस इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, one is negative, one is positive, this is called dipole and this is the center of the dipole। तो इस सेंटर से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं which is perpendicular to its axis, जो इसके परपेंडिकुलर के, जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसको हम लोग O पॉइंट लिख देते हैं। ओके, ये वाला जो पॉइंट है इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, ये इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ
दिस पॉइंट इज पी। इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यही वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से क्रिएट होगा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन के रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वो किस डायरेक्शन में बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में हम क्या मान करके चलेंगे, यहाँ पर क्या पड़े, यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़े, प्लस क्यू नॉट पड़े। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, इसी तरह से ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो रिपेल्शन की डायरेक्शन दिखाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इट इज जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर देगी। ओके, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस डायरेक्शन में ये इक्वेटोरियल लाइन है और यही हमारा पी पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस क्यू चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में स्टडी कर लिया था। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, ये प्लस क्यू इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने इसको नेम दे दिया E1, E1 वेक्टर। तो ये E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नेम दे दिया E2। दिस इज द E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंसेस हमें पता है। ए से लेकर के इसके सेंटर की डिस्टेंस होती है ए, ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस होती है ए, और टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं 2a से। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डायपोल। और ये जो पी पॉइंट लिया गया है, ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर लिया गया। इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये वो डिस्टेंस है जो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, जो हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं कि हम डायपोल के सेंटर से कहाँ पर खड़े हैं। जब एक्सियल लाइन का सॉल्व किया था तब भी हमने डिस्टेंस कहाँ से मेजर की थी, तब भी हमने डिस्टेंस सेंटर से मेजर की थी, पी पॉइंट की। पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से मेजर की गई थी, अभी भी पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से मेजर की गई है। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे क्या, ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं होंगी। अगर मैंने इक्वेटोरियल लाइन पर इसके सेंट्रल मिडल लाइन पर एक पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे। दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगी तो ये एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, अब इसके बाद ये डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ये तो बताया गया था कि इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल तो 90 होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब है अंडर रूट, तो आप इसको अंडर रूट में लिखना चाहें तो अंडर रूट में लिख लीजिए, नहीं तो पावर हाफ लिख सकते हैं। इसी तरह से ये वाली जो लेंथ है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये E2 है। ओके, ये वाली जो लेंथ है माइनस क्यू से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, ये डिस्टेंस भी आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। दिस इज ऑल्सो द सेम डिस्टेंस। तो ये दोनों लेंथ बराबर है एक दूसरे की। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इनको रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट्स। अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। उस लाइन पर भी हम लोग क्या करेंगे, फिर कुछ एंगल्स बनाएंगे, उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ। इमेजिनरी लाइन है, जैसा स्ट्रेट लाइन हम लोग इसमें दिखाएंगे, ये इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पर बना दी। ओके, देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। जेड बन रहा है, ये देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इस एंगल को थीटा लिखा गया है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैंने इस एंगल को थीटा लिखा।
इसी तरह से ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी थीटा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। यहाँ पर इस एंगल को थीटा लिखा गया और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इस एंगल को भी क्या लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा। तो E1 और E2 दोनों ही इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट करते हैं। E1 के कंपोनेंट क्या होंगे, थीटा के साथ वाला क्या होता है, थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को लिखा जाता है कोस थीटा। तो इस तरफ हमने एक कंपोनेंट डिफाइन किया, दिस वन इज E1 कोस थीटा। और 90 डिग्री पर एक थीटा के साथ में होता है, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा कोस थीटा के, तो ये कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा। इसी तरह से अब हम लोग E2 के कंपोनेंट करते हैं। ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में माइनस क्यू की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E2 cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। और इसके 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर इस जगह, दिस वन, दिस इज E2 साइन थीटा, दिस इज E2 साइन थीटा। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम बना, जिसमें हमने चार्जेस के बीच की डिस्टेंसेस भी दिखा दी कि यहाँ से P पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से P पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। फिर हमने ये बताया कि E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन बताई। फिर E1 के कंपोनेंट बताए, एक कंपोनेंट E1 cos थीटा, दूसरा E1 sin थीटा। इसके E2 के कंपोनेंट बनाए, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा। सो दिस इज द डायग्राम। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसमें हम लोग ये प्रूव करते हैं कि E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा, कोई कारण हो सकता है सेम होने का? क्योंकि इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस ये है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। इस चार्ज की भी इससे डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। ओके, इसी तरह से ये चार्ज q है और ये चार्ज भी q है, तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन तो हमें दिख रही है क्लियरली। E1 डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन ये है। तो हम लोग इसमें इसको लिखते हैं दैट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहा हूं मैं, इसको डायरेक्शन के साथ में लिखूंगा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से है, प्लस क्यू चार्ज के कारण है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर होता है, डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ, और डिस्टेंस का क्या करना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 के Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे अलोंग BP वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन BP, ये इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी बता दी हमने। ओके, अब इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा क्या, क्या करना है उसमें, K माइनस क्यू लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर आएगी हाफ, और डिस्टेंस का क्या करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। देख लीजिए, ये भी Q चार्ज है और Q चार्ज के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ। ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये टर्म भी सेम आएगी, KQ upon r square plus a square. This is the electric field, and this electric field is along the direction, किस डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में P पॉइंट से A की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे along the direction PA वेक्टर, ये डायरेक्शन लिख दी हमने इसकी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है क्या, देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों इक्वेशंस में क्लियरली दिख रहा है दैट E1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को क्या लिख देते हैं, हम इन दोनों को E लिख देते हैं फ्लैट। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों को E लिख देते हैं, ऐसा करना चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको
ऐसा ही छोड़ देते हैं, E1 इज इक्वल टू E2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये डायरेक्शन हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये डायरेक्शन थी B से P की तरफ और ये डायरेक्शन थी P से A की तरफ। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 तो बराबर है, ये भी E1 साइन थीटा हुआ, इसकी जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, E1 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर equal in magnitude but opposite in direction, so net electric field in vertical direction is 0। देखिए इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि दे कैंसिल ईच अदर, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं होती है। क्या एक दूसरे को ऐसा कैंसिल कर देते हैं? कैंसिल नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, काम करेगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं करते हैं, तो इसकी बजाय हम लोग ये लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 होगा। ये दोनों कंपोनेंट बराबर थे और इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। और ये वाले E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, ये दोनों कैसे है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा नेट, ई नेट लिख सकते हैं या इसको ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। ई इक्वेटोरियल क्या आएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये दोनों को ऐड क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। E1 कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और E2 कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर दिया, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको लिखा हुआ है E1 कोस थीटा, इसको भी E2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने प्रूफ किया था कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो E2 के प्लेस पर भी E1 लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा, दिस विल बिकम 2E1 कोस थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू ये लिखी हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। अभी अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लास्ट में हम इसको वेक्टर फॉर्म में बता देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है कोस थीटा। कोस थीटा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एंगल क्या होंगे, ये थीटा एंगल क्या होंगे, क्योंकि डायपोल इतना छोटा होता है, HCl NaCl 10⁻⁻10 मीटर का साइज है, ये हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये थीटा एंगल तो हमें पता ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोस थीटा को फॉर्मूला से हटाना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये ट्राइंगल का AOP। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इन द ट्राइंगल, हियर आई विल राइटिंग ट्राइंगल AOP। AOP में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कोस थीटा। देखिए थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, जिसको R से लिखा हुआ है हमने, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, बेस इज A। इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, इसमें बेस है यहां से यहां तक A, तो हमने लिखा A। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस हमने लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट्स पावर इज हाफ, मतलब अंडर रूट में ये। तो cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्लियरली समझ आ रहा है, cos थीटा के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, A अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा के प्लेस पे लिख देंगे A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ।
ओके, ये हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक समझ आ गया सबको? हैंड रेस करो जल्दी से। कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किया हमने, और ये वेक्टर एडिशन कैसे चल रहा है, E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर कैसे है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के स्टेप्स को मैं सॉल्व करता हूँ। If you have taken the screenshot, then raise your hands. ओके, अब मैं लिखता हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, और ये कितना आ चुका है देखो। इसको कंबाइन कर देते हैं, ये के है, क्यू है और ए है। तो ए को मैं 2 के साथ लिख देता हूँ, 2a हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखूंगा के क्यू 2a, सही है। ये के, ये 2, ये 2 आ गया, के क्यू और ए सब लिख दिया हमने। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ओके, ये स्टेटमेंट हो जाएगी। ये समझ आ गया सबको कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बन गई। अब इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a के प्लेस पर Q इंटू 2a, इसको डायपोल मूवमेंट लिखा जाता है, तो इसको हम लोग डायपोल मूवमेंट लिख देते हैं, तभी तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये लिखा हमने E इक्वेटोरियल, और Q इंटू 2a की जगह पर क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। दो चीजें मैं बताता हूँ। और जो A है, इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। ये डायपोल बहुत छोटा है, 10 टू द पावर -10 मीटर का इसका साइज है। तो आप 10 टू द पावर -10 मीटर का स्क्वायर करोगे तो वो 10 टू द पावर -20 मीटर हो जाएगा। ये और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर जो होगा वो तो नेग्लिजिबल होगा, तो क्लियरली मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, सो वी नेग्लेक्ट ए स्क्वायर फ्रॉम द फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला में होने से ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, P लिखने वाले हैं। तो ये दो काम करने हैं इसमें, तो ये दोनों इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में आप अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी के Q इंटू 2a, ये Q इंटू 2a की जगह पर लिख देंगे P, डिवाइड बाय ये a की जगह तो 0 आ जाएगा, नेग्लिजिबल मान लिया हमने, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला में क्या रह गया, सिर्फ आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की पावर कितनी है, आर स्क्वायर की पावर है 3/2। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी रह जाएगी, पावर रह जाएगी 3। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज के पी अपॉन आर क्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया पी वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन में लिखूंगा माइनस पी वेक्टर। डायपोल मूवमेंट किधर होता है, डायपोल मूवमेंट होता है -q से +q। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये हमने डायग्राम में इसको दिखा दिया कि ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अब आप देख लो, क्या ये P वेक्टर की डायरेक्शन में या P वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर है P वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर P वेक्टर के डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, -P वेक्टर। इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। ये बात समझ आई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। ये हमेशा डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम कंपैरिजन करते हैं, हैंड रेस करो जल्दी से।
अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। ओके, कंपैरिजन करना है अब। डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था और एक्सियल लाइन पर, डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर हम लोग कल कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। हम लोग ये पॉइंट अब एक्सियल लाइन पर नहीं लेंगे, ना इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे, जनरल पॉइंट कहीं पर भी लेंगे, किसी भी पोजीशन पर पी पॉइंट होगा और वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी होगी। ओके, कंपैरिजन के बारे में सुनिए, क्या कंपैरिजन है इसका। हमने ये कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं। एक्सियल लाइन पर मैग्नीट्यूड था 2kp अपॉन आर क्यू, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, kp अपॉन आर क्यू। तो इन दोनों इक्वेशन से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या हम लोग, इन दोनों के कंपैरिजन से। इन दोनों के कंपैरिजन से क्लियरली पता लग रहा है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डबल होता है, किससे, इक्वेटोरियल लाइन से। अगर पी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हो, अगर यहां से पी पॉइंट मैं यहां लेता हूँ आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे, और वही पी पॉइंट मैं आर डिस्टेंस पे यहां लेता हूँ, ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे यहाँ लिया, फिर यही पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे यहाँ लिया इक्वेटोरियल लाइन पर, तो डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए डायपोल से। अगर डिस्टेंस सेम है तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डबल होगा इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल लाइन। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द रिजल्ट। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, डायपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ये होंगे, डायपोल है तो। नाउ आई एम इरेजिंग दिस डायग्राम एंड दिस डेरिवेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों लाइन का पूछ रखा होता है, दोनों जगह पर पूछ रखा होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि एक्सियल लाइन का कैलकुलेट कर लीजिए, उसका हाफ कर देना, वो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। तो दोबारा से आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ओके, द क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at 1 centimeter distance, are placed at 1 centimeter distance, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन, इसके दो पार्ट हैं, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। दोनों लाइंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कितनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस भी बता रखी है, एट डिस्टेंस 0.30 मीटर। at distance 0.30 मीटर ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ।
डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है इसमें। सबसे पहली बात ये डाइपोल है, जिसमें आपको ये बता रखा है कि पहला चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम का। तो इसमें आपको एक्सियल लाइन पर इसके सेंटर से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर, ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और दूसरी लाइन है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर ले सकते हैं, ऊपर की तरफ भी 30 सेंटीमीटर ये ले सकते हैं 0.30 मीटर, या इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये P2 पॉइंट पर, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे, ये इसका डायग्राम होगा। डायग्राम की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों पे कैलकुलेट करना है, और दोनों पर इतनी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। गिवन क्वांटिटीज ये हैं कि चार्ज की क्वांटिटी आपको बता रखी है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, बिटवीन द चार्जेस 2a। आपको 2a की वैल्यू बता रखी है, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, a की वैल्यू नहीं दी हुई है, 2a की वैल्यू दी हुई है। -5 कूलम और +5 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो 2a की वैल्यू आपको बता रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर, और यू कैन से दैट 1 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻2। दिस इज द डिस्टेंस इन द मीटर। इसके बाद में सेंटर से, डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर कैलकुलेशन करनी है। आर तो आपको मीटर में ही दे रखा है 0.30 मीटर। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन 2kp/r³। p को क्या लिख सकते हैं, q × 2a लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 2 9 × 10⁻⁹, और p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है q × 2a। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको, q × 2a। चार्ज है 5 × 10⁻⁻⁶, ये चार्ज की क्वांटिटी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a कितना है, 10⁻⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻²। सो दिस इज 5 × 10⁻⁻8, -6 -2 -8 हो जाएगा। और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। तो 2 रखा, a की वैल्यू रखी, p की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्यूब करना है, r³ होता है, तो 0.30 और इसका क्यूब करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय इसको 0.30 × 0.30 लिख देते हैं, क्या जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं सारे के सारे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो 100 × 100 × 100, ये आ जाएगा 10⁻⁶। ये समझ आ गया सबको, 10⁻⁶ कैसे लिखा। डिवाइड में सारे पॉइंट्स को हटाएंगे तो अपस्टेयर्स में क्या करेंगे, 100 100 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको ऐसा लिख ही देता हूँ। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 × 100 × 100 से, ये इसी के मल्टीप्लाई में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये 30 × 30 × 30 आ जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया यहाँ से, ऐसा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या होगी, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 × नंबर्स को एक साथ लिख लेता हूँ, 2 × 9 × 5 डिवाइड बाय 3 × 3 × 3, और पावर कितनी रह जाएगी, 10⁻⁹ और 10⁻⁻8, 9 - 8, ये +1 आ जाएगा। और ये कितना है, 10 × 10 × 10, ये है 10⁻3। तो क्लियरली हम इन सबको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 लिख सकते हैं। ये 9 है, 10 11 12, ये 10⁻12 बन जाएगा।
10 टू द पावर 12 और ये है 10 टू द पावर -8। दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 4 आएगा। ओके, अब ये कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, ये 3 से 3 फिर कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज 2 into 5, 2 into 5 divided by 3 into 10 to the power 4. So electric field on the axial line will be 10 divided by 3 into 10 to the power 4. 10 divided by 3 is 3.33 into 10 to the